हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर। ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा लेंथी है क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो थोड़े क्या हैं, डिटेलिंग में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को समझने से पहले ये समझते हैं कि बेसिकली जब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी को हम किस तरीके से काउंट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो एनर्जी जो है, ना ही तो हम बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तो खत्म किया जा सकता है। हम इतना जानते हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम अभी तक इस अर्थ के ऊपर यूज कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि टाइम के साथ खत्म हो चुके हैं या खत्म हो जाएंगे, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि चलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम इतना बोल सकते हैं कि जितनी भी हमारी एंडलेस एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ना ही तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसका पूरी जिंदगी यूज करते रहें? ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जितनी भी एनर्जी हमें मिलती है वो सारी की सारी हमें कहाँ से मिल रही है? अनस्टेबल फॉर्म में मिल रही है। अनस्टेबल फॉर्म में मिलने का बेटा मतलब क्या है कि अगर हम अनस्टेबल फॉर्म में उस एनर्जी का यूज कर रहे हैं तो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, हमारे ही इन्वायरमेंट में वो क्या हो रही है, डिसिपेटेड हो रही है, यानी खर्च हो रही है। ठीक है, डिसिपेटेड हो जाएगी, वो भी किस में? अनस्टेबल फॉर्म में ही। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, उसको हम बार बार जो है यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को ऑलरेडी हमने उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या कर दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सो सॉरी सोर्सेज ऑफ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उससे हम काम तभी निकलवा सकते हैं, ठीक है, या कंज्यूम हम तभी कर सकते हैं अगर ये क्या रहे, आपकी स्टेबल फॉर्म में रहे, मतलब खत्म ही ना हो। जैसे कि हम सन की बात करते हैं, वो तो क्या है, स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, उसकी एनर्जी वो क्या नहीं होती है, खर्च नहीं होती रहती है। ठीक है, लेकिन अनस्टेबल फॉर्म के जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे, डिसिपेटेड होते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि कुछ जो सोर्सेज हैं आपके, उनका हम बार बार जो है रिपीटेड मोड में सेम मैनर में यूज नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि अगर कोयला है आपके पास, आपने उसको आग जलाने के लिए यूज कर लिया और उसको बार बार जला के उसके बाद क्या बच जाता है, राख बच जाती है, लेकिन फिर से आप राख को उसी फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हो, आग जलाने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वो अब अनस्टेबल फॉर्म में जा चुकी है। इट मीन्स उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, इन्वायरमेंट में जा चुकी है, अपनी सराउंडिंग में फैल चुकी है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कॉन्सेप्ट देते हैं कि एनर्जी जो है ना ही तो क्रिएट हो सकती है और ना ही तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब आ जाओ जरा गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। एक अच्छा सोर्स जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, अगर हमें उससे क्या निकाल पाए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क जो है हमें। जैसे कि हम सन की बात करते हैं, सन जो है डेली क्या करता है, उगता है, हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसी के बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हमें क्या मिल सके, हम लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो कंज्यूम कर पाए उस सोर्स ऑफ एनर्जी से। सेकंड क्या है, ये आसानी से हमें मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए उसको लेना। थर्ड क्या है कि वो हम इजी हो एंड हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर सके, मतलब उसको स्टोर भी अच्छे तरीके से कर सके, अच्छी जगह स्टोर हो जाए, और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम क्या कर सके, शिफ्ट भी कर सके। एंड फोर्थ जो है वो मतलब ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, मैंने कहा था ये चैप्टर जो वो थोड़ा बहुत डिटेलिंग में जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हुई है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में भी हम बेटा बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, लास्ट में जो है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में हम जितना जितना हमसे यहाँ पर हो पाएगा हम उनको लेकिन पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वन लाइनर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं और आपका काम जो है यहाँ से चल जाएगा, नहीं। अब देखो, जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा
जो है बिल्कुल एनसीईआरटी को फोकस करके जो है एक एक लाइन जो है आपसे एनसीईआरटी की क्या कहना चाह रही है वहीं से आपके क्वेश्चन जो है बनते जा रहे हैं, चाहे वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो आप अगर आपने चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज किया है आप तभी उसका आंसर जो है वो क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से दे सकते हो। अगर आपने वन लाइनर्स पढ़ लिए हैं या किसी के दिए हुए नोट्स पढ़ लिए हैं जहाँ पर फुल डिटेल में नोट्स भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आंसर देने में वहाँ पे कोई ना कोई परेशानी जरूर फेस करनी पड़ेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। तो यहाँ पर मैंने फुल डिटेलिंग में जितना भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जितना भी कंटेंट आ सकता है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डिटेलिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हम 2 पार्ट्स में, यानी इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। अब देखो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। हम सभी जानते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है आपकी जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो है अंडर द अर्थ जो है वो क्या थे, दब गए थे बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। कुछ भी वहाँ पे कोई भी फोर्सेस रही होंगी, कोई भी वहाँ पे काम हुआ होगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो धरती के नीचे यानी अर्थ के अंदर जो है अगर वो बरिड हुए हैं, मतलब अंदर तक दबे हुए हैं, तो हम ये जानते हैं कि वहां पर हमें अगर आप क्या करो किसी भी अपने आप को क्या करो थोड़ा देर रेत के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जो है आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सेम मैनर जो है वहां पर भी हुआ था कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर जो है उस अर्थ के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ, और ये जी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स थे ये कन्वर्ट किस में हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, कन्वर्टेड हो गए। और उन्हीं से क्या बने, फॉसिल फ्यूल्स बने, जिसको हम आज कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के रूप में क्या करते हैं, इनका हम यूज करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ये मेन सोर्सेस हैं हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के, ठीक है। अब देखो जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं ये क्या है, ये कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है ये सदा नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब फिक्स्ड है और लिमिटेड है। कुछ टाइम के बाद ज्यादा से ज्यादा यूज करने के बाद ये जो है वो खत्म होंगे ही होंगे, क्योंकि इनका जो आप देख रहे हो कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो है इनकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, घट रही है, और इनका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे दूसरा क्या है, बायोमास है। बायोमास इट मीन्स ये बायोगैस का प्लांट है। हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पर ये आप पिक्चर को ध्यान में रखना, ठीक है। प्लांट और एनिमल जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमास। पहली लाइन आपने ये याद रखनी है, इट मीन्स ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड लॉट ऑफ स्मोक, ठीक है। इट मीन्स जब हम इनको जलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हीट या जो आपकी स्मोक होती है, धुआं होता है, वो ज्यादा नहीं निकलता है। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, आप गाय की उपलों को जलाते हो तो इतना ज्यादा आपको हीट नहीं मिलती, थोड़े अमाउंट में मिलती है, एंड धुआं भी है जो थोड़े अमाउंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि इनसे ये जो बायोमास का जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में ये बायोमास आ जाए तो क्या हम कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज करके जो है इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर में बोला गया ये क्या बायोगैस प्लांट है, यहाँ पे स्लरी को डाला जाता है। इट मीन्स यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, जब वुड जो है, लकड़ी जो है जब जलती है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपका ऑक्सीजन, वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल जो कि उस लकड़ी में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं जलने के साथ, एंड वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, चारकोल देखने को मिलता है, ठीक है, एज अ रेजिड्यू की फॉर्म में। तो जब चारकोल जो है उसको हम बर्न करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि उसमें फ्लेम्स नहीं उठती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होता है, अगर उसमें फ्लेम्स नहीं आ रही हैं तो वो क्या रहेगा, धुआं भी उसमें से नहीं उठेगा। तो यहाँ पर उसके पास, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि चारकोल के पास जो है हाई हीट जनरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके की एक सिंगल लाइन बनाकर भी कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कऊ डंग जो है जिस तरीके से बनाया जाता है, जैसे वेरियस प्लांट मटेरियल है, जो भी रेजिड्यू है, आपको जब भी हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई फसल काटते हो तो उसके बाद जो है जो भी भूसा वगैरह बच जाता है तो उसको कऊ के वेस्ट मटेरियल में बनाकर मिलाकर
क्या किया जाता है, उसको स्लरी बनाई जाती है एंड काऊ डंग में जो वो है डाला जाता है, जिससे गोबर गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सालों से आप सुनते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके प्लांट मटेरियल्स हैं, जो भी रेजिड्यू जो बच जाते हैं, प्लांट जो वेजिटेबल वेस्ट हैं उनको भी, एंड सीवेज आर डिकम्पोज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सारा का सारा काम होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, बायोगैस देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हम सभी जानते हैं काउडंग ही है, ठीक है, जिसको हम गोबर गैस भी मेनली बोलते हैं। अब बेसिकली समझो ये कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जो मैंने है आपको ये बताया, इसलिए मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चर को ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, प्लांट जो है, ये पूरा का पूरा जो प्लांट लगाया गया है, बायोगैस प्लांट जो है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके का डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, जो स्लरी होती है काऊ डंग की, पानी के साथ मिलाकर या जो भी घास फूस जो भी उसका जो बच गया है, ठीक है, वो सबको मिक्स करके जो है टैंक में डाला जाता है। ठीक है, और इसको डाइजेस्टर, मतलब डाइजेस्टर कहाँ पे है, आप खुद देखो जरा, ये डाइजेस्टर है। ठीक है, ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर में डाल जाती है स्लरी जो है इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, गैस, गैस जो है यहाँ से निकलेगी, ये सारा का सारा स्लरी ही है। ठीक है, सॉइल डाल दो। ठीक है, और यहाँ से गैस निकलेगी, जिसको यहाँ से गैस आउटलेट बोलेंगे, और जो बचा हुआ माल होगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा वहां पे बच भी जाएगा, जिसको हम किसके लिए यूज करेंगे, मेन्योर के लिए। ठीक है, ये मतलब खाद के लिए, फर्टिलाइजर में हम उसका यूज कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो ये डाइजेस्टर है, ये क्या होता है, सील्ड चैम्बर होता है, जिसके से हमने अभी पीछे पढ़ा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, और कौन सी प्रोसेस होती है, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये सारा का सारा जितना भी स्लरी डाला गया है, ये क्या करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस स्लरी में प्रेजेंट होंगे, जिनको कोई भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है डिकम्पोज होने के लिए, तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो है फ्यू डेज लगते हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एंड यहाँ से हमने क्या बनाना है, बेसिकली एक तरीके की गैस हमने प्रोड्यूस करनी है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तो वहां से हमें कौन कौन सी गैसेस देखने को मिल रही है, नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 हाइड्रोजन, एंड उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड। आपने ये भी याद रखना है कि कितने टाइप की गैसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए होंगे आपको 1 2 3 4। ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस के नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए। अभी ये जो बायोगैस है, ये स्टोर कर ली जाती है गैस टैंक में, जो कि ऊपर ही लगा है, जैसे कि मैंने अभी पीछे ही बताया। ठीक है, इस गैस उसमें आउटलेट में। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, और पाइप्स के थ्रू जो है वो वहां से यूज के लिए भेजी जाती है। अब बेसिकली जो बायोगैस है वो क्या है, एक तरीके का एक्सीलेंट फ्यूल है, क्योंकि इसमें 75% ऑफ क्या होती है, मीथेन होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछी जाएगी तो आपने मीथेन वहां पे क्या करना, टिक करना है, क्योंकि मीथेन जो है बर्न्स विदाउट स्मोक, मतलब बिना धुएं की, कोई भी रेजिड्यू जो है, जिस तरीके से कोई भी राख जो है, चारकोल या कोल बर्निंग, इस तरीके का वहां पे हमें कोई भी रेजिड्यू नहीं देखने को मिलता है। हीटिंग कैपेसिटी जो है वो भी क्या है, इसकी हाई है। बायोगैस जो है हम लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हम इसका यूज जो है सिर्फ और सिर्फ क्या, एनर्जी सोर्स के लिए ही करेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, हीटिंग के लिए ही करेंगे नहीं, लाइटिंग के लिए भी इसका यूज जो है किया जा सकता है। जो स्लरी बाद में बच जाती है, ठीक है, और उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, खाद के लिए, जो कि रिच होती है किसमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, ये भी आपको पता होना चाहिए सारा के सारे कंपोनेंट। अब आ जाओ जरा विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक अनदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हीटिंग ऑफ द लैंड मास, जो भी आपके पास लैंड पे जितनी भी क्या है, अब मैं को पिक्चर बता देती हूँ जिस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पवन चक्की भी बोलते हैं। ठीक है, ये पवन चक्कियां बहुत ज्यादा होती हैं, विंड जो है अलग अलग डायरेक्शन में इनको घुमाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस्ड होती है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारा लैंड जो है वो गर्म होता रहता है, वाटर बॉडी जो है, ठीक है, किसकी वजह से, सोलर रेडिएशन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या जनरेट होती है, एयर मूवमेंट। अब ये एयर मूवमेंट जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, इसीलिए पवन चक्कियां लगाई जाती हैं ऐसे प्लेसेस के ऊपर जहां पर ये जो एयर मूवमेंट है वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, विंड को ब्लो करती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है विंड की,
वो क्या करती है, वर्क करती है। और ये एनर्जी जो है वो हार्नेस्ड बाय द विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू द मैकेनिकल वर्क। ठीक है। और उसके बाद जो है वाटर लिफ्टिंग, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि जब हम बात करते हैं वाटर लिफ्टिंग पंप की जो पानी को उठाता है, तो रोटेटरी मोशन जो है, रोटेटरी मोशन जो है किसका, विंड मिल का, इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कि वाटर को लिफ्ट किया जा सके, किससे, कुएं से। तो टुडे जो है सेम कॉन्सेप्ट जो है विंड एनर्जी का यूज किया जाता है, क्या जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जनरेट अगर हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी करनी है, तो जो रोटेटरी मोशन है, घूमने वाला, ठीक है, जिस तरीके से ये पवन चक्की जो है इस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से एयर मूवमेंट इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से एयर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये फैन जो है इनकी डायरेक्शन इस तरीके से जाएगी, आगे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, रोटेटरी मोशन में आ जाएगा। और रोटेटरी मोशन में जब ये आएगा, ठीक है, तो विंड मिल जो है इज यूज टू टर्न द टर्बाइन, जो भी टर्बाइंस हैं, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आउटपुट जो है वो सिंगल विंड मिल की वो क्या रहती है, काफी कम रहती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में क्या लगाई जाती है, अलग अलग विंड मिल्स लगाई जाती हैं, ताकि हमें एफिशिएंसी जो है उसको हम क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। और इसको जो है इस इसका यूज जो है, विंड एनर्जी का यूज जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सके फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए। तो नंबर ऑफ विंड मिल्स जो है इसी के से जो है लार्ज एरिया में फिक्स की जाती है, जिनसे हमें क्या मिलती है, विंड एनर्जी मिलती है। और ये पूरा का पूरा जहां पर भी ये सेटअप किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी फार्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब देखो विंड एनर्जी के यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपने मिस नहीं करने हैं, इसकी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये तो हम सभी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन जो है विंड एनर्जी से अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो यहाँ से देखने को मिलेगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है। विंड एनर्जी जो है हम सभी जानते हैं, इसमें देखो किसी भी तरीके का कोई भी रेजिड्यू भी को बिल्कुल पूरे तरीके से ये क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये, ठीक है। और एफिशिएंट सोर्स है ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। नो रिकरिंग एक्सपेंसेस भी इसमें ज्यादा नहीं लगते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, ये क्या लगाने हैं, विंड मिल्स ही आपने लगाने हैं, जो कि हवा खुद क्या करेगी, खुद से आपने इसको घुमाना भी नहीं है, हवा सारा का सारा काम कर देगी, जिससे एयर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो कि विंड को, जो कि टरबाइंस को क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें हमें ज्यादा एक्सपेंसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये तो बहुत अच्छी क्या होगी इसकी एडवांटेज। अब क्वेश्चन जो है लिमिटेशन से पूछा जा सकता है। अब देखो जहाँ पे विंड एनर्जी फार्म जो है कहाँ पर स्टैब्लिश किए जाएंगे, उन प्लेसेस में जहाँ पर विंड जो है पूरा का पूरा साल जो है ज्यादा चलती हो, ठीक है, उसी प्लेसेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हर जगह इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये तो फर्स्ट है कि हमें ऐसे प्लेसेस को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा जहाँ पे 12 महीने जो है बहुत अच्छे तरीके से विंड जो है जो ब्लो होती हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस जो है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं भी होते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, तो फर्स्ट लिमिटेशन होगी। सेकेंड लिमिटेशन क्या है यहाँ पर, कि जो विंड की स्पीड है वो भी हाइयर देन होनी चाहिए। बेटा यहाँ पे हाइयर देन है, इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्पीड भी पता होनी चाहिए विंड की कितनी होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 15 किलोमीटर। अब आपको ऑप्शन में 15 किलोमीटर भी दिया जा सकता है, लेस देन भी दिया जा सकता है, हाइयर भी दिया जा सकता है, या लेस देन इक्वल टू भी दिया जा सकता है। तो आपने जब पूरे तरीके से इस तरीके से पढ़ा होगा तो आप आंसर जो है अच्छी तरीके से दे सकते हो, ठीक है। इतनी स्पीड जो है हमें उस टरबाइन को घुमाने के लिए चाहिए होती है, मेंटेन रखने के लिए। ऐसा ना कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ी और फिर टरबाइन जो है घूमना बंद कर देंगे, नहीं। उसकी टरबाइन की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आपकी जो स्पीड है, विंड स्पीड, वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, कि देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज, जैसे स्टोरेज सेल्स भी, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विंड। अगर विंड जो है प्रोड्यूस नहीं हो रही है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज सेल जो कि क्या करें, उस टरबाइंस को घुमा सकें अगर विंड नहीं है वहां पे, ठीक है। और ये कभी कभी जो है गैप जो है, आप सभी जानते हो कि कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर 12 महीने ही आपको क्या देखने को मिले, हवा देखने को मिले। बीच में कोई ऐसा दिन भी आएगा जहां पर विंड जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो उस केसेस में हमें क्या चाहिए होता है, स्टोरेज सेल चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट क्या है, कि हमें विंड एनर्जी फार्म्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ही किसी भी छोटे से प्लेस के ऊपर जो है टरबाइंस, क्योंकि बहुत बड़ी होती हैं, देखने में वो हमें छोटे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो एक्चुअल में उनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर अ 1 मेगावाट जनरेटर, अगर 1 मेगावाट
अगर हमें जनरेट करना है तो हमें फार्म जो है कितने हेक्टेयर का चाहिए, 2 हेक्टेयर का चाहिए। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पे 2 हेक्टेयर की जगह 4 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इनिशियल जो कॉस्ट है ऑफ द, आप सभी जानते हो कि फार्म की हाई हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 1 मेगा वॉट जनरेट करने के लिए हमें 2 हेक्टेयर लैंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मोर ओवर द टावर एंड ब्लेड जो है आर एक्सपोज टू वैगरीज ऑफ द नेचर्स लाइक रेन सनस्टॉर्म। हाँ, तो आपके जो ब्लेड्स हैं जो कि घूम रहे हैं, ठीक है, टरबाइन उसके, तो वो क्या हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा एक्सपोज्ड हो गए वो, ठीक है, रस्ट लग सकता है किसी तरीके, तो उनको भी क्या चाहिए होती है, हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आ जाओ जरा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, जो पहले तो हमने पढ़े ये कन्वेंशनल सोर्सेज जो कि टाइम के साथ जो है खत्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने वही सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिए हैं, वही टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ जो कि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। और सोलर जो है वो सबसे सोलर एनर्जी जो है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये जो है वो क्या है, सबसे मतलब कभी ना खत्म होने वाली, हम क्या बोल सकते हैं इसको, एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सोलर एनर्जी का यूज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है सोलर कुकर। ठीक है, सोलर कुकर जो है, यहाँ पर देखो ये है, सन की रेडिएशन आ रही है, इस मिरर के ऊपर गिरती हैं। मिरर जो है वो क्या करता है, यहाँ पे ये ब्लैक कलर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी खाना रखा हुआ है, और ये क्या करेंगी, सनरे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी, दूसरे शीशे से टकराती है, जिसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, राइज अप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ खाना जो है वो क्या होता है, पकना शुरू हो जाता है। आप देखोगे ना, ये जो ब्लू कलर यहाँ पे दिया गया है, ये बेसिकली क्या है, ग्लास ट्यूब, यहाँ पे पड़ेंगी ये जो रेज है, और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी इस शीट के ऊपर, ग्लास शीट के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर का जो बॉक्स, अंदर पूरी की पूरी कोटिंग किसकी की गई है, ब्लैक कलर की गई है। ब्लैक कलर क्या करता है, सारी की सारी रेज को एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व करने की वजह से यहाँ पे रखा हुआ टेम्परेचर, सॉरी, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, जिसकी वजह से ये खाना जो है वहां पे बनता है। बेसिकली देखो, आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वो दी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जो एक ब्लैक सरफेस जो है वो एब्जॉर्व करता है ज्यादा से ज्यादा हीट को, हम सभी जानते हैं, टू अ वाइट, मतलब कंपैरिजन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। सोलर कुकर जो है उसके ब्लैक कलर इसीलिए किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि सन की सीधी रेडिएशन आएंगी वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सोलर कुकर जो है वो अचीव कर लेते हैं हाइयर टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बाय यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ द सन रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो सोलर कुकर जो है आर कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि ये जो है कवर्ड किया गया होता है इस तरीके से, ये वाला जो है पोर्शन है इसको एक्सपोज ही रखा जाता है सन की रेडिएशंस को लेने के लिए, और यहाँ पर जो दूसरा वाला ग्लास प्लेट है इसको इसी के से बंद करके रखा जाता है, नीचे जो है खाना रखा जाता है। यहाँ पे पड़ेंगी, रिफ्लेक्शन होगी, जिससे कि आप सभी जानते हैं नॉर्मल और बेसिक सा आपका क्या है यहाँ पे फिनोमेना, आप सभी जानते हैं। अब बेसिकली देखो, सोलर सेल बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अगर मैं टिपिकल सेल की बात करूं तो ये रेंज भी आपसे पूछी जाती है कि टिपिकल सेल जो है 0.5 से लेके 1 वोल्ट तक वो क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और वो कितने अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 0.7 वॉट की। ठीक है, कितना कम है ये, व्हेन एक्सपोज्ड टू द सन। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल, अब देखो ये देखो, एक सेल जो है इतने अमाउंट की बिजली प्रोड्यूस्ड कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसको एक्सपोज्ड करके रखा सन उसमें। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, सोलर जो कुकर है, ठीक है, सोलर जो सेल है, अगर लार्ज, अभी देखो इतने कम अमाउंट की बिजली तो हमें चाहिए नहीं होती, वो किसी काम की नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं इस तरीके से कि उससे हम क्या बना सके, सोलर सेल बना सके, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम क्या प्रोड्यूस कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए।
अब देखो, अब यहाँ पर जो सोलर सेल का बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके एडवांटेजेस क्या है कि सोलर सेल को आप एक ही जगह पे प्लेस करके जो है 12 महीने आप देखोगे उसकी प्लेसमेंट जो है वो एक ही जगह पे रहती है। अगर आपने सोलर पैनल अपने घर पर भी लगाया होगा, ठीक है, तो उसका कोई भी नो मूविंग पार्ट है, कोई भी पार्ट जो है मूव नहीं कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें उसको यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसमें मेंटेनेंस भी हमें नहीं लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाता है। दूसरी एडवांटेजेस क्या है, ये फर्स्ट नंबर की एडवांटेज है, दूसरे नंबर के एडवांटेज है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमोट और जो भी आपके बिल्कुल जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, आप क्या कर सकते हो कि इसको अपने ऑफिस की छत के ऊपर भी लगा सकते हो, घर की छत के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आप ये भूल जाइए कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, या कमर्शियली जो है ये वैलिड है ये नहीं है, ठीक है। आप कहीं पर भी जो है इसका यूज जो है वो कर सकते हैं, कोई भी प्लेस हो, ठीक है, चाहे वो आप सिटीज में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे सोलर पैनल ही आपने लगाना है जिसमें नंबर ऑफ सोलर सेल्स लगे होंगे, जो कि क्या करेंगे, सन रेडिएशंस की वजह से वो क्या कर पाएंगे, छोटे छोटे सेल्स हैं जिनकी वोल्टेज ऑपरेटर जो है वोल्ट कितनी करेंगे, 0.5 से लेके 1 वोल्ट तक करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजीली क्या है, एक्सेसिबल है, आप किसी भी प्लेस के ऊपर जो है इनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब सोलर सेल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है, सिलिकॉन जो है, ठीक है, सिंबल जो है वो SI, सॉरी S, ये सिलिकॉन S और I, सिलिकॉन का यूज किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो इसका ही यूज जो है सोलर सेल्स बनाने में किया जाता है। एंड सोलर सेल से हम आगे क्या करते हैं, उनको कंबाइन करके एक सोलर पैनल बना देते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक सोलर, एक बहुत ही अच्छे टाइप का सिलिकॉन भी बनाया जाता है, स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो है उसको बनाना क्या होता है, काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। इतना ही आपने याद रखना है, लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो काफी ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये तो नॉर्मल सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अगर हमने क्या थोड़ा सा हाइब्रिड फॉर्म में इसको लिख के जाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तो हमने बात ही नहीं करनी है, हमने ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करनी है जो कि ज़्यादा खर्चीले ना हो और हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल जो है वो यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आर्टिफिशियल जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्पेशल ग्रेड के जितने भी आपके क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है, उनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई कॉस्ट है, और उनकी ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी क्या रहेगी, लो रहेगी। तो सोलर सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक एंड जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है उनमें यूज़ की जाते हैं। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, एंड स्पेस प्रोब्स जो हैं लाइक मार्स ऑर्बिटर जो भी भेजे जाते हैं, वो क्या करते हैं, सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जिस से इनको अगर क्या करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल जो भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, एंड स्पेस प्रोब्स जो जब स्पेस में छोड़े जाते हैं विद द लाइक मास, जो आपका ऑर्बिटर है जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, उसमें किस टाइप के यूज सिलिकॉन का यूज होता है, स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है, उस टाइप के सोलर सेल्स, ठीक है, जो कि सन की उसमें रहेंगे, एक्सपोजर में रहेंगे, तो उनका यूज जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो वहां पे रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लास्ट टाइप ऑफ जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, दैट इज योर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है हमें कब देखने को मिलती है, जब हमें डिफरेंस देखने को मिलता है हाई एंड लो टाइड्स के बीच में, ठीक है, सी लेवल्स के ऊपर। तो ये बेसिकली होता है क्या, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली द मून ऑफ द स्पिनिंग अर्थ। देखो, ये जो है आपने लाइन जो है भूलनी नहीं है, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मेनली मून ऑन द स्पिनिंग, मून का इफेक्ट जो है किसके ऊपर आता है, स्पिनिंग अर्थ के ऊपर, जो हमारे पृथ्वी जो है जो घूम रही है। तो लेवल जो है हमारे वाटर का इन द सी क्या होता है, राइज करता है, ये फॉल करता है, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ग्रेविटेशन पुल जो कि किसका है, मून का है। मून का इफेक्ट हमें किसके ऊपर देखने को मिलता है, अर्थ के ऊपर, और अर्थ के ऊपर आप सभी जानते हैं सी क्या है यहाँ पे, ओशियंस हैं, जिनका सी लेवल जो है, वाटर जो है कभी राइज करता है, कभी क्या देखने को मिलता है, फॉल करता है। तो इस फिनोमिना को इज कॉल्ड द हाई एंड लो टाइड्स, एंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
इन द सी लेवल हम उसको क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। अभी टाइडल एनर्जी जो है इज हार्न्स्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, हम कम किसी की, देखो वाटर जो है वो क्या करेगा, एकदम से राइज करेगा, एकदम से फॉल करेगा, एकदम से राइज करेगा, फॉल करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, हमने इसके सामने क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्ट, डैम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है, नैरो ओपनिंग अक्रॉस द नैरो ओपनिंग टू द सी, जो भी सी है, ठीक है, उसकी जो नैरो ओपनिंग है हम वहां पे क्या कर देंगे, इस डैम को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से जो है इतने ज्यादा हमें क्या नहीं देखने को मिलेंगे, जो भी ये वाटर, सॉरी, ये राइज एंड फॉल है, ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे टरबाइन जो है बेसिकली फिक्स की जाती है जब ओपनिंग जो है आपके पास किसकी है, डैम की है, ठीक है। अब फिक्स टरबाइन एट द ओपनिंग ऑफ द डैम, जो कि क्या करती है, कन्वर्ट करती है टाइडल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब बेसिकली जो टाइडल एनर्जी का यूज है आप कर सकते हैं कि हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में। और ये इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट होती है, ड्यू टू द क्या, जो टरबाइंस हमने फिक्स करी होती है एट द ओपनिंग ऑफ द डैम, ठीक है, वो घूमती रहती है, देखो इतनी जल्दी राइज करेगा, फॉल करेगा, राइज करेगा, फॉल करेगा, तो यहाँ पर टरबाइन होगी, ठीक है, टरबाइन होगी जो कि इस तरीके से घूम, ये जो राइज एंड फॉल होगा, ये टरबाइन क्या करेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, एंड यहाँ पर कुछ सॉकेट्स यहाँ पे दिए गए होंगे, और ये जो है टाइडल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बाद बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहने वाला है, हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियस कैसे टूटता है, कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कल का जो सेकंड वाला पार्ट आएगा उसके बाद जो है इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे साथ ही साथ हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।